हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 19 सितंबर का। 19 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और लोकसभा के अंदर में नेता प्रतिपक्ष मतलब कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन। यहां पर कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में सबको लग रहा था कि जिस तरह से जो राहुल गांधी जी वो बार बार ये कह रहे थे कि वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो छोड़ने वाले हैं और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन और वोट चोरी का जितने भी जो केसेस हैं उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई करने पर। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है, मैं एक नॉर्मल सा आपके पास इंफॉर्मेशन जो है उसको देने आया। यहां पर उन्होंने सबसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनको यहां पर टारगेट करते हुए कहा कि जो ज्ञानेश कुमार जी हैं वो शील्ड कर रहे हैं किनको, वोट चोरों को। और यहां पर उन्होंने कहा कि जो कर्नाटका की एक सीट जिसका नाम है अलंत अलंत कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में यहां पर उसका डाटा उन्होंने प्रस्तुत किया और यहां पर कुछ एलिगेशन जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लगा। यहां पर अलंत कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में उन्होंने कहा कि लगभग 6018 जो है वो वोट काटने के लिए यहां पर आवेदन किए और ये आवेदन जो हैं ये ऑनलाइन किए गए। यहां पर जो आवेदन है वो ऑनलाइन थे और फेक थे और यहां पर उन्होंने कहा कि उनके वोट जो कांग्रेस पार्टी का वोट जाने वाले थे, जो एससी एसटी ओबीसी के जो वोट थे, यहां पर ये वोट काटने की जो पहल है वो की जा रही थी और यहां पर इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है इसके लिए। ये एलिगेशन उन्होंने लगाया और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो आईपी एड्रेस है उन सबको यहां पर चेक किया जाए और ये इंफॉर्मेशन दी जाए और उसके बाद यहां पर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो वोट चोरी करवाई जा रही थी, जो 6000 वोटों को जो हटाने की कोशिश की जा रही थी, यहां पर इसलिए की जा रही थी ताकि अलंत की जो सीट है वहां पर जहां अब कांग्रेस के एमएलए है वो ना बन पाए। ये उनके आरोप थे। आरोप के बाद यहां पर जो प्रेस में ये पूछा गया कि क्या यहां पर राहुल गांधी जी कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर जो डाटा वो प्रस्तुत कर रहे हैं क्या उसको प्रस्तुत करेंगे और एफिडेविट फाइल करेंगे किसी भी तरह का। यहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ बात रखनी थी, उन्होंने बात रख दी है, वो इस मैटर को किसी भी कोर्ट के अंदर में नहीं लेके जाया जाएगा, ये उन्होंने कहा। यहां पर इसके बाद जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो कर्नाटका के यहां पर उन्होंने बताया और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में जो ये आवेदन आए थे उन्हीं से रिलेटेड यहां पर बातचीत रखी। उन्होंने कहा कि 2023 के अंदर में जब एक बीएलओ उसके पास ये जानकारी आई और उसे लगा कि ये जो है ये गलत हो सकते हैं, यहां पर इलेक्शन कमीशन ने ही एक एफआईआर जो है वो फाइल कर दी थी सितंबर 2023 के अंदर। यहां पर इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इलेक्शन कमीशन ने ही सार्वजनिक किया था और सार्वजनिक करने के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी और कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस की सरकार है और पुलिस को यहां पर कार्रवाई करनी थी, जो उन्होंने नहीं की है। यहां पर उल्टा कांग्रेस के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए। दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी यहां पर कहा कि जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं राहुल गांधी जी के द्वारा वो इनकरेक्ट है और बेसलेस है। यहां पर उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर बताया। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपने वोट को हटाने के लिए, लेकिन वोट हटने से पहले जो बीएलओ है वो प्रॉपर वहां पर जाकर वेरिफिकेशन करता है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर जाएगा और जाने के बाद जब वो सुनिश्चित कर लेगा कि ये वोटर अब यहां पर नहीं रहता है, हट गया है, और अगर वो वोटर जिंदा है तो जिंदा होने में पहले उससे बात की जाती है। बात करने के बाद जब वो सुनिश्चित कर देता है कि मेरा वोट काट दिया जाए, उसके बाद कटता है।
ऑनलाइन जो करना वो सिर्फ एक प्रोसेस है। आज तक जो वोटिंग है वो ऑनलाइन कटी ही नहीं है। बेसलेस आर्गुमेंट जो है वो राहुल गांधी जी ने यहां पर लगाया है, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। वहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह से इलेक्शन कमीशन है, और उसकी जिम्मेवारी यह है कि इलेक्शन सही ढंग से हो सके। यहां पर राहुल गांधी जी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उसका मतलब ये होता है कि वो 140 करोड़ के, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी 140 करोड़ की जो हमारी जनता है उनके यहां पर प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी तरह से 140 करोड़ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं राहुल गांधी जी। यहां पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां पर सवाल उठा रहे हैं, किनके ऊपर? इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। तो यहां पर अब इलेक्शन कमीशन को और राहुल गांधी जी को साथ में आकर यहां पर सवाल के जवाब देने चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह के सवाल राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं वो गलत है, तो यहां पर इलेक्शन कमीशन को कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितने सवाल पूछे हैं राहुल गांधी जी ने उनका जवाब मिलेगा। आप एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर यूके की बात की जाए जहां से हमारा संविधान आया, वहां पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है वो शैडो कैबिनेट चलाता है। शैडो कैबिनेट का मतलब यह है कि कल को अगर जो पार्टी सत्ता के अंदर में है वो हट जाती है तो शैडो कैबिनेट सरकार चलाती है। आप इतने इंपॉर्टेंट पद के ऊपर बैठे हुए हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप यहां पर क्वेश्चन उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, तो यहां पर अब इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी जी को यहां पर अब सफाई देनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सफाई दी है, लेकिन आरोप लगाए राहुल गांधी जी ने, तो यहां पर अब इस बात को क्लैरिफाई होना चाहिए और अब कोर्ट में जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी, राहुल गांधी जी को भी, और तभी जाकर हमें पता चलेगा कि क्या यह बात में कोई सच्चाई है या नहीं। वहीं पर अब जो बीजेपी पार्टी, उनके जो नेता है अनुराग ठाकुर जी, यहां पर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ही कुछ आरोप लगाए। यहां पर उन्होंने कहा कि जब से इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू किया है जो बिहार इलेक्शन से शुरू हो चुका है, और इलेक्शन कमीशन ये बात कह चुका है कि 1 जनवरी को वो पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दे। यहां पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी और उनके जो घटक दल है, यहां पर उनका जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर हैं, जिनको वो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह जिस तरह से इस्तेमाल करते थे, यहां पर वो हट रहा है, और इसीलिए जो राहुल गांधी जी हैं वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अब 3 अलग अलग एंगल आए हैं, और यहां पर हमें चाहिए कि हमारे संविधान का जो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है जुडिशरी यहां पर इन्वॉल्व हो, और हमें ये बात पता चले कि क्या राहुल गांधी जी सच्चाई कह रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन सच्चाई कह रहा है, और क्या जो बीजेपी यहां पर टारगेट कर रही है क्या उसके अंदर में कोई सच्चाई है या नहीं। आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि राहुल गांधी जी का जो स्टांस है, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, क्या वो सच्चाई है, क्या आप उससे सहमति रखते हैं? इलेक्शन कमीशन ने जो बातें कही हैं क्या आप उससे सहमति रखते हैं? यहां पर एक पॉइंट जो मेरा बीच में छूट गया था वो और बताता हूं। यहां पर राहुल गांधी जी ने ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर यहां पर सवाल उठाए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और मुद्दा जो है वो है 2023 का। 2023 में ये एफआईआर हुई। हमारे जो इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले वो इलेक्शन कमीशन के अंदर में आए थे। आप 2023 के इंसिडेंट के लिए ज्ञानेश कुमार जी को किस तरह से यहां पर जिम्मेवार बता रहे हैं? ये पॉइंट बीच में छूट गया था, यहां पर इसके ऊपर में भी आप विचार करके हमें कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट खबर आ रही है वो इंडिया, तो नेक्स्ट खबर आ रही है वो तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सुशीला खारगी, जो नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे रिलेटेड। कल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से फोन पे बातचीत की, और जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने
पूरा सपोर्ट देने की बात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेनजीज का प्रोटेस्ट हुआ था और जेनजीज के प्रोटेस्ट के अंदर में केपी शर्मा ओली की सरकार हट गई थी, यहां पर इंडिया जो है हमेशा से नेपाल का सपोर्ट करता आया है, आगे भी करता रहेगा। और यहां पर वो चाहते हैं कि जो पीस है वो मेंटेन रहे नेपाल के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि जो नेपाल देश है उसके साथ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल टाइज हैं, हिस्टोरिकल टाइज हैं, हेरिटेज के भी टाइज हैं, और यहां पर वो चाहते हैं कि नेपाल प्रोस्पेरस करे और उसके लिए इंडिया जो भी मदद कर सकता है वो करेगा। इसका एक एग्जाम्पल भी है, जिस तरह से नेपाल के अंदर में इंडिया ने मदद की है, जो पहले इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट किया करता था, अब नेपाल जो है वो नेट एक्सपोर्टर बन गया है और नेपाल से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बांग्लादेश आती है। यहां पर इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद की है और उसी तर्ज पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने कहा है कि वो नेपाल के साथ जो रिश्ते हैं उनको अब और ज्यादा मजबूत करें। जो नेक्स्ट खबर आ रही हमारी, वो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो नागेश्वरन जी हैं उनसे रिलेटेड। यहां पर कल उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएसए ने हमारे ऊपर जो एडिशनल 25% के जो टैरिफ लगाए हैं, जो हम रशियन ऑयल परचेज करते हैं उसकी वजह से है। यहां पर उन्होंने कहा कि नवंबर 30 तक जो टैरिफ हैं ये हट जाएंगे और उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है यहां पर वो खत्म हो जाए। ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बात जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने यहां पर कही है। और यहां पर उन्होंने इसीलिए कहा है क्योंकि जिस तरह से अब यूएसए और इंडिया के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के ऊपर में जो बातचीत शुरू हो गई है उसका इंप्लीकेशन आ जाएगा नवंबर तक, और जो एडिशनल जो टैरिफ लगे हैं वो हट सकते हैं। वहीं पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो कल इंडियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर में यहां पर एड्रेस कर रही थी और यहां पर उन्होंने कहा कि जितने भी जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट उनको यहां पर इंडिया के अंदर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर ऐसा करेंगे तो उससे जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी भी ग्रोथ होगी, इंडिया की भी ग्रोथ होगी, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेशन। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी, वो अश्वनी वैष्णव जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर है, यहां पर उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से जो रियल गेमिंग ऐप है उसके ऊपर प्रॉपर बैन लग जाएगा। यहां पर बैन कैसे लगेगा? इस बार का जो मॉनसून सेशन था वहां पर लोकसभा राज्यसभा से जो बैनिंग का जो बिल वो पास हो गया, उसके बाद हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया था। और अब यहां पर अश्वनी वैष्णव जी ने कहा कि 28 सितंबर जो है तब तक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन बन जाएंगे, और रूल एंड रेगुलेशन बनने के बाद जो एक कानून है वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, और देश के अंदर में जो रियल मनी का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी ऐप चलती थी, पोकरबाजी, ड्रीम 11, क्रिकेट 11, इन सब के ऊपर में प्रॉपर बैन लग जाएगा 1 अक्टूबर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जुडिशरी से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई जो हैं वो आज सुनवाई करेंगे भानु मुश्ताक से। भानु मुश्ताक जो कर्नाटका से, और उन्होंने जीता है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज क्या है? जो लिटरेसी के अंदर में, जो लिटरेरी वर्क, जो लिखने की विधा के अंदर में जो सबसे बड़ा प्राइज होता है उसे बोला जाता है बुकर प्राइज। यहां पर भानु मुश्ताक को जो कर्नाटका की सरकार है उन्होंने मैसूर के अंदर में जो दशहरे का फेस्टिवल होता है इसके लिए चीफ गेस्ट बनाया था। उनको चीफ गेस्ट बना दिया था, और उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर में पिटीशन लगाई गई थी जहां पर यह कहा गया कि जो भानु मुश्ताक है उनको यहाँ पर जो दशहरे फेस्टिवल के लिए इनॉग्रेट करने के लिए यहाँ पर जो बुलाया गया है ये गलत है। यहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने 15 सितंबर को जो ये पिटीशन है इसको खारिज कर दिया था। अब यहाँ पर आज सुनवाई होगी और जस्टिस बी.आर. गवई जो है उन्होंने इसको लिस्ट कर दिया। यहाँ पर जो पिटिशनर है उन्होंने कहा कि जो दशहरे का फेस्टिवल है उसके लिए अग्र पूजा होती है चामुंडेश्वरी टेम्पल के अंदर। यहाँ पर भानु मुश्ताक जो है वो इंटरफेथ से हैं, और यहाँ पर उनका जिस तरह से रिमार्क आया है एंटी हिंदू, इसीलिए यहाँ पर वो चाहते हैं कि जो भानु मुश्ताक हैं वो कर्नाटका की प्राइड है,
लेकिन जो अग्र पूजा है वो किसी हिंदू को ही करनी चाहिए, और यहां पर जो भानु मुश्ताक को जो इनविटेशन दिया है वो गलत है। अब इसके ऊपर में क्या फैसला आएगा वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वो भी हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई से रिलेटेड। जस्टिस बी आर गवई की जो बेंच है वो सुनवाई कर रही थी, जहां पर खजुराहो के अंदर में एक विष्णु जी की मूर्ति है और वो खंडित थी। यहां पर एक पिटीशन लगाई गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन लगाकर ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश करे और जो खंडित मूर्ति है इसके रेस्टोरेशन का काम करवाए सुप्रीम कोर्ट। यहां पर जस्टिस बी आर गवई ने जो रिमार्क दिया था उसके खिलाफ यहां पर उनकी ट्रोलिंग हो रही थी ऑनलाइन, और यहां पर जस्टिस बी आर गवई ने जो फैसला दिया था उसके अंदर में कहा गया था कि जो खजुराहो के टेम्पल हैं वो एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। यहां पर आपको उनको पिटीशन डालनी चाहिए। और यहां पर उसके बाद जो जस्टिस बी आर गवई हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हो रही थी, और ट्रोलिंग के अंदर में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने जो टेम्पल है और जो मूर्ति के ऊपर में जो वर्डिक्ट दिया है गलत है, और ये इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो एक नियो बुद्धिस्ट है। यहां पर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी रिलीजन को यहां पर डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं, मैं सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूं, और यहां पर जो ट्रोलिंग हो रही है वो होती रहेगी, और ये एक तरह का ट्रेंड है, ये हर जगह चलता रहता है, और ये बॉदर नहीं करता है जस्टिस बी आर गवई। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टेट और यूटीज को यहां पर अब प्रॉपर एक 4 महीने का एक नोटिस दिया है। यहां पर जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि जो सिख रिलीजन के अंदर में जो एक्ट है, जिसके अंदर में सिख रिचुअल्स 1909 का जो एक्ट है उसके अंदर में जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको यहां पर लेट डाउन किया जाए अगले 4 महीने के अंदर। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली पीडब्ल्यूडी जो पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है यहां पर उसके ऊपर फाइन लगा दिया है। यहां पर उन्होंने कहा कि 2023 का एक फैसला है और उसके अंदर में कहा गया था कि जो स्क्वेंजिंग है वहां पर मैनुअल स्क्वेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मशीन की स्क्वेंजिंग होनी चाहिए, यहां पर नहीं हुई है, और जिसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर में एक इंसान की मृत्यु हो गई है, यहां पर इसीलिए पेनल्टी लगाई है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो केरला हाईकोर्ट से है, जहां पर केरला हाईकोर्ट ने अरुंधति रॉय जो एक फेमस राइटर है, यहां पर उन्होंने अपना एक मेमोयर साइन लिखा था जिसके अंदर में मदर मैरी कम्स टू मी, और जिसके अंदर में जो फोटो है यहां पर वो सिगरेट पी रही। यहां पर उस फोटो की वजह से, क्योंकि वहां पर कोई भी स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं है, यहां पर अब केरला हाईकोर्ट ने जो बुक का जो कवर है उसके ऊपर में यहां पर बैन लगा दिया है। अब देखना यह है कि अरुंधति रॉय की जो बुक है क्या उसके अंदर में कोई बदलाव होगा या नहीं। तो लास्ट खबर आ रही है हमारी, वो बॉम्बे हाईकोर्ट से है, जहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो मालेगांव ब्लास्ट केस है उसके अंदर में जो सुनवाई है वो अगले 6 हफ्ते के अंदर में होगी। और यहाँ पर जो हाईकोर्ट है उसने एनआईए को यहाँ पर नोटिस दिया है कि जो साथ के साथ यहाँ पर जिनको बरी किया गया है यहाँ पर उसके दस्तावेज जो है वो 6 हफ्ते के अंदर में हाईकोर्ट के अंदर में पेश किए जाएं, और उसके बाद जो सुनवाई है वो करेगी बॉम्बे हाईकोर्ट। एक और खबर जो है वो जुडिशरी से आई है, जहां पर अदानी ग्रुप के ऊपर में जो दिल्ली कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जहां पर 6 सितंबर को एक फैसला दिया गया था, वो फैसला था एक्स पार्टी गैग। एक्स पार्टी गैग क्या होता है, जिसके अंदर में जो फैसला है वो एक ही तरफ की पार्टी को सुनकर जो फैसला दिया जाता है उसे एक्स पार्टी गैग किया जाता है। यहां पर दिल्ली कोर्ट ने जो 6 सितंबर को जो फैसला दिया था, जहां पर ये कहा गया था कि जो अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड के ऊपर में जितने भी जो ऑनलाइन वीडियोस बने हुए हैं उन सबको हटा देना चाहिए। और यहां पर अब प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो आईटी डिपार्टमेंट ने भी दी थी, जहां पर ये कहा था कि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जितने भी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में मेटा है, गूगल है और जो ट्विटर है वहां पर हटा देना चाहिए। यहां पर कल दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में जो सुनवाई हुई और यहाँ पर दिल्ली कोर्ट ने अब फैसला दिया है कि जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अदानी के डिफेमेशन केस यहाँ पर डाला था, यहाँ पर कोई भी वीडियो जो है वो नहीं हटाई जानी चाहिए, और जो फैसला जो एक्स पार्टी गैग दिया गया था वो गलत था।
यहाँ पर अब प्रॉपर सुनवाई होगी और उसके बाद ही जो वीडियोस है वो हटाए जाएंगे या नहीं हटाए जाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंटरनेशनल न्यूज है, लेकिन उसका इंडिया के ऊपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपैक्ट। कल सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद के अंदर में जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। यहां पर ये एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो एग्रीमेंट है उसके तहत अब ये कहा गया है कि अगर कोई देश सऊदी के ऊपर हमला करता है तो उसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर रहा है और वाइस वर्सा। और यहां पर जिस तरह का ये एग्रीमेंट है, ये एक तरह का नेटो का एग्रीमेंट जो है उसी से रिलेटेड है। नेटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके तहत यहां पर जितने भी नेशंस हैं उनके ऊपर अगर कोई हमला करता है तो पूरी नेटो की नेटो कंट्रीज उसके ऊपर अटैक कर देती। आज तक जो नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है, जब 9/11 हुआ था। 9/11 का जो हमला हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर में और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर हमला कर दिया था, और यहां पर उसके बाद जो नेटो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के अंदर में अटैक किया। अब इसी तरह का जो पैक्ट वो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में बनाया गया। लेकिन यहां पर एक बात आती है कि इस समय पर सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो पैक्ट है ये क्यों बना है। यहां पर आता है इजराइल का एंगल। इजराइल ने जिस तरह से अभी सितंबर के महीने में जो दोहा के ऊपर हमला किया है, और जो सऊदी अरेबिया और जो कतर है यहां पर यूएसए जो है वो डिफेंस जो है वो उनकी वो देखता था, लेकिन जिस तरह से कतर के ऊपर हमला हुआ इजराइल का, उसके बाद अब सऊदी अरेबिया को लग रहा है कि उन्हें अपने जो अल्टरनेटिव हैं उनको यहां पर सोचना पड़ेगा, और इसीलिए अब सऊदी और पाकिस्तान के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है। लेकिन इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ सकता है? यहां पर बात आती है कि जिस तरह से अब सऊदी के ऊपर कोई हमला करेगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला देखा जाएगा। लेकिन जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरह से पाकिस्तान की जो टेररिस्ट साइट के ऊपर में हमने हमला किया था, क्या ये जो टाई है उसके अंदर में सऊदी अरेबिया भी हमारे खिलाफ आ जाएगा? यहां पर अब हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने कहा कि वो अभी भी इस बात को स्टडी कर रहे हैं कि जो ये डिफेंस पैक्ट है इसका इंपैक्ट किस तरह से हो सकता है इंडिया में। यहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि इंडिया और सऊदी के जो रिलेशनशिप हैं वो काफी मजबूत हैं, और जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ था उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो सऊदी अरेबिया गए हुए थे और सऊदी अरेबिया ने उस बात को कंडेम किया था। और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तब भी जो सऊदी अरेबिया है उसने यहां पर हमारी प्रशंसा करी थी। यहां पर एक बात और आती है कि इस पैक्ट से जो पाकिस्तान है वो तो मजबूत होगा, लेकिन क्या इससे जो इंडिया की जो डिफेंस है उसके ऊपर कुछ खतरा आता है? यहां पर मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूं। सेंटो नाम का एक जो पैक्ट है वो साइन कर रखा था पाकिस्तान ने। यहां पर कौन कौन से देश पार्टी थे? इसके अंदर में पाकिस्तान था, यूके था, तुर्की था, इराक था। इन सब देशों का एक पैक्ट था, और जो ये पैक्ट ये 1979 के अंदर में लैप्स कर गया। यहां से यूके निकल गया था और पूरा पैक्ट जो है वो खत्म हो गया। अब एक बात सोचिए, 1979 में ये पैक्ट खत्म हुआ, उससे पहले दो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, जिसके अंदर में पहली जंग 1965 की थी और दूसरी थी 1971। यहां पर दोनों के अंदर में इंडिया जीता है, तो यहां पर किसी भी पैक्ट का असर इंडिया के ऊपर में नहीं पड़ा है। लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर में बदलाव हो रहा है। पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्रीज के अंदर में अकेला देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और यहां पर अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान किसी पैक्ट के अंदर में आ रहे हैं तो उससे पूरी की पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर में बदलाव हो रहे हैं। पहले भी जो अरब लीग है वो बार बार ये कह चुकी है कि नेटो की तरह उन्हें भी एक पैक्ट साइन कर लेना चाहिए, जहां पर अरब नेशंस के ऊपर में अगर कोई भी हमला करेगा तो यहां पर आर्टिकल 5 जो नेटो का है उस तरह से इन्वोक हो जाना चाहिए।
यहां पर अब जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बदल गई है, और जियोपॉलिटिक्स बदलने के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है इजराइल। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो सारी की सारी यूएसए से रिलेटेड है, जहां पर मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यहां पर उन्होंने जो यूएसए ने हमको एक वेवर दे रखा था कि जो ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया डेवलप कर रहा था, और इंडिया इस बात को डेवलप कर रहा था। और जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी चल रही थी, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, तब भी इंडिया को चाबहार पोर्ट बनाने के ऊपर में यहां पर वेवर दिया गया था कि इंडिया जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, अपनी मशीनरी भी बेच सकता है, और किसी भी तरह के सैंक्शंस जो हैं वो उस कंपनी के ऊपर में नहीं लगेंगे। यहां पर इंडिया जो है वो लगभग 400 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट कर चुका है चाबहार पोर्ट के अंदर। लेकिन अब मार्को रूबियो ने कहा है कि अगले एक हफ्ते के बाद जो ये वेवर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और अगर यहां पर कोई भी इंडियन कंपनी जो काम करेगी ईरान के चाबहार पोर्ट के अंदर में, तो यहां पर उसके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इसका इंपैक्ट इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप के ऊपर पड़ेगा। जो नेक्स्ट खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक स्टेटमेंट दी, जहां पर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो ऑयल का प्राइस है वो और ज्यादा नीचे आ जाए, और अगर वो नीचे आएगा तो उसकी वजह से जो रशिया है उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फाइनली रिजॉल्व हो जाएगा। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो रशियन ऑयल की वजह से चल रही है। यहां पर अब वो चाहते हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो और ज्यादा नीचे गिर जाएं, जिसकी वजह से जो रशिया की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से फॉल बैक कर जाए, और उसके बाद जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो रशिया नहीं लड़ पाएगा, और फाइनली कोई रिजोल्यूशन निकल पाएगा। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो भी यूएसए से रिलेटेड है, जहां पर यूएसए की जो हिपोक्रेसी है वो दिखाई देगी। यहां पर पहले न्यूज बताता हूं, जहां पर अब जो एबीसी जो चैनल है उसने जो जिमी कार्नल का जो लेट नाइट शो आता है, यहां पर उसको इंडेफिनेट टाइम के लिए बंद कर दिया। यहां पर यह बंद इसलिए किया गया है क्योंकि जो जिमी कैनल है उन्होंने जो चार्ल्स केक की जो शूटिंग हुई थी यहां पर अपने अभिव्यक्ति की आजादी के तहत यहां पर कुछ कमेंट किए थे, और उन कमेंट्स को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये गलत कमेंट है, और उसके बाद यहां पर अब प्रेस फ्रीडम के नाम पर जो चैनल है उसने उस शो को ही बंद कर दिया। आप एक बात सोचिए कि यूएसए जो है वो पूरे विश्व की रिपोर्ट निकालता है कि कितनी प्रेस फ्रीडम चल रही है, किस देश के अंदर में कितनी अभिव्यक्ति की आजादी है, कि आप कितने अच्छे से अपने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कर सकते हो, आप अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हो। और यहां पर एक इंसान ने कुछ कमेंट किए और यहां पर उसका शो ही बंद करवा दिया है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो किस तरह की हिपोक्रेसी जो है वो यूएसए के अंदर में। आपका इस बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम चलते हैं लास्ट में कुछ इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पर पहली खबर जो है वो यूके से आई, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 2 दिन की स्टेट विजिट के ऊपर में गए हुए हैं यूके। यहां पर कल डोनाल्ड ट्रंप और कीव स्टाइमर जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट हुए, जहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड यहां पर एग्रीमेंट हुए। इसके साथ साथ 2.205 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड डील है वो भी साइन। यहां पर जो यूके है वो चाहता था कि जो स्टील है और जो मेटल टैरिफ जो 25% के लगे हुए हैं, यहां पर यूके को कुछ राहत मिले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राहत देने से मना कर दिया है। और इसी बीच में जो यूके है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखे गए, जहां पर एक प्रोटेस्ट जो है वो फिलिस्तीन के जो लोग हैं, जो प्रो फिलिस्तीन पीपल है, वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से यूएसए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है यहां पर वो गलत। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो एप्स्टीन है, जो जॉर्ज एप्स्टीन है, उनका यहां पर नाम उठाकर यहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसी दरमियान जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने दोबारा से पुश किया कि वो चाहते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो रशिया के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगाए और ऑयल इंपोर्ट जो है उसको बंद कर दे। यहां पर कीव स्टाइमर ने किसी भी तरह की जो बातचीत है वो नहीं की, और यहां पर जो फिलिस्तीन को जो स्टेटहुड देने की जो बात यूके कर चुका है, इसके बीच में भी डोनाल्ड ट्रंप और कीव स्टाइमर के बीच में जो कुछ विवाद भी चला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो कतर से आई, जहां पर कतर जो है वो अब आईसीसी जा रहा है।
जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंदर में यहां पर कंप्लेंट डाल रहा है और जहां पर कहा है कि इजराइल ने जिस तरह से उनकी सॉवरेनिटी को हमला किया और जिस तरह से 5 हमास के मेंबर और एक कतरी ऑफिशियल की जिस तरह से मृत्यु हुई है, यहां पर अब इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर में यहां पर अब केस चलना चाह रहा है। यहां पर एक और बात देखने की है कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनके प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, उन सब के खिलाफ यहां पर अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर चुका है आईसीसी। इजराइल इसका मेंबर भी नहीं है और यहां पर अब कतर जाकर क्या फाइनली आउटकम निकलेगा वो देखने की बात। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी इजराइल से रिलेटेड है, जहां पर इजराइल ने अब गाजा सिटी के अंदर में जो इंटरनेट है इसके साथ साथ जो फोन लाइंस हैं उन सबको बंद कर दिया है और अब यहां पर जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो जोरों शोरों से चल रहा है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जो 65,000 जो गाजा के यहां पर जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके निकालने के लिए एक पैसेज दिया है। 48 घंटों की जो मियाद है वो खत्म होने वाली है और उसके बाद पूरी गाजा सिटी के अंदर में जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो आईडीएफ शुरू कर देगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सीरिया से आई है, जहां पर सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो 25 साल के बाद अब वॉशिंगटन के अंदर में जा रहे हैं। और ये 25 साल पहले जो बशर अल असद की सरकार चल रही थी और उस टाइम पर कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वॉशिंगटन गया था और पिछली साल जो बशर अल असद की सरकार हट गई थी उसके बाद अब सीरिया और वॉशिंगटन के बीच में रिश्ते हैं वो मजबूत हो रहे हैं। वहीं पर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ब्रिटेन से आई, जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीव स्टार्मर के बीच में एक फैसला हुआ था, जहां पर यह कहा गया था कि 1 इन 1 आउट डील हुई थी, जहां पर अगर फ्रांस से कोई इलीगल इमिग्रेंट जो है वो यूके पहुंच चुका है तो उसको वापस भेजा जाएगा और अगर यूके से कोई इलीगल इमिग्रेंट फ्रांस आ गया है तो 1 इन 1 आउट की जो पॉलिसी है वो अब शुरू हो गई है और उसी के तहत जो पहला जो इंसान है उसका एक्सचेंज भी हो चुका है। हम चलते हैं लास्ट न्यूज की तरफ। जो लास्ट न्यूज है वो पीएलए से रिलेटेड है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यहां पर अब टेरर टैग देना चाहता है पाकिस्तान और चाइना और यहां पर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है वहां पर अब यह बात उठाई जाने वाली है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसको एक टेरर आउटफिट का दर्जा देना चाहिए। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Kheli YouTube channel. Thank you.